नमस्कार, मैं श्रुति त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल 16, अभी आपने आर्टिकल 14 पढ़ लिया है, आर्टिकल 15 पढ़ लिया है और अब आपका आर्टिकल 16 की बारी है। आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, प्रिम्बल से लेकर के चल रहे हैं, तो इसको क्लियर करते हुए जाइए। जो है आर्टिकल आपने पहले नहीं देखा है उसको देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो इसमें रिलेशन है। इसमें क्या रिलेशन है कि ये तीनों जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इनमें रिलेशन है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो ब्रॉड क्षेत्र में इक्वालिटी की बात करता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है वो उससे थोड़ा सा कम इक्वालिटी की बात करता है, वो इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रोहिबिट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 16 है वो लिमिटेड इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे बात करता है। आर्टिकल 15 का जो है कह दीजिए तो छोटा रूप है आर्टिकल 16, लेकिन रूप छोटा है, पढ़ना इसमें बहुत बड़ा है। और इसके केस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इंदिरा साहनी का केस है, मंडल केस है, ये दोनों केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको पूरा केस लॉ डिस्कस कराएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कोई भी स्टेप स्किप हुआ तो समझ लीजिए कि आपको ये आर्टिकल प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आएगा। और आज इस वीडियो में हम इस आर्टिकल को इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं आपको ये आर्टिकल भूलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ कम से कम आपको 6 से 7 केस लॉ बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छे केस लॉ हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अब आर्टिकल 16 के बारे में कि आर्टिकल 16 सबसे पहले किसके लिए है। आपको बता दें यह सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। सिटीजन समझ में आया, जो भारत के निवासी हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 16 में समझने वाली बात क्या है। हम कह रहे हैं कि कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आर्टिकल 16 में किसके लिए है, बता दिया सिटीजन के लिए। इसका स्कोप क्या है, इसके ग्राउंड क्या है। आर्टिकल 15 में हमने जो है 5 ग्राउंड पढ़े थे, यहाँ पर हम 7 ग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें रेसिडेंस की बात की गई है, इसमें बैकवर्ड की बात की गई है, बैकवर्ड क्लास की बात की गई है, इसमें प्रमोशन की बात की गई है, इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, इसमें रिलीजन की बात की गई है। ये इतनी बातें ही आर्टिकल 16 में इंक्लूड है और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आर्टिकल 16 आया तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो आर्टिकल 16 यानी कि रिजर्वेशन है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कंपलसरी बेनिफिट कहा कि भाई ये कंपलसरी बेनिफिट है और कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड क्लास को अपग्रेड होने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, तो अगर हम कोई भी वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं तो वहां पर हमें इसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम घर के एक छोटे से कमरे के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमने उस छोटे से कमरे को सजाने के बारे में सोचा, हमने सभी चीज़ों को एक जगह पे रख दिया, सबको जो है सही से सजा करके रख दिया, सोफे का कवर ठीक कर दिया, हमने झाड़ू पोछा कर दिया, हमने अलमारी समेट दी, हमने सब कर दिया। बट वहीं पर एक जो फूलदान है या जो नीचे पावदान है या कुछ जो है बुक्स रखी हुई थी जो बहुत दिनों से जो है उनकी सफाई नहीं हुई थी, तो
उन पर ध्यान नहीं दिया। कमरा तो चमचमा रहा था, झाड़ू पोछा हुआ था, हमने बिस्तर सही कर दिया था, हमने अलमारियां सेट की थी, लेकिन अलमारी के उस कोने में जो एक पार्ट पे बुक्स रखी थी हमने उनको समेटा नहीं था। हमने जो वो फूलदान रखा था वो गंदा पड़ा हुआ था, हमने उसको साफ नहीं किया। तो क्या ऐसे पे वो कमरा सुंदर लगेगा? कोई भी आएगा नजर उसकी जो है उस गंदी किताबों पे जाएगी जिनको आपने साफ करके अलमारी में नहीं रखा है, उस जो है फूलदान पे जाएगी जिसको आपने साफ नहीं किया है। भले वो कमरा कितना भी साफ है, कितना भी अपने सही तरीके से लगाया है। सेम चीज यहाँ पर भी है कि सोसाइटी अच्छी बनाने के लिए सोसाइटी के जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेट हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जो अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनको अपलिफ्ट करना जरूरी है स्टेट वेलफेयर के लिए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी का मीन्स ये नहीं है कि डिसेबिलिटी जो है उसको रहने दो। यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब ये है कि भैया डिसेबिलिटी हटाओ, अपॉर्चुनिटी को जनरेट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है पावदान नहीं साफ कर सकते हैं, हम फूलदान नहीं साफ कर सकते हैं, हम किताबों को नहीं साफ कर सकते हैं तो हम पूरा कमरा ही गंदा कर दें। नहीं, इसका मतलब ये है कि भैया जो चीजें साफ नहीं हुई हैं हम उनको धीरे धीरे साफ करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साफ है उसको हम गंदा कर दे तो सब बराबर हो जाएगा। नहीं, बराबर करने का ये तरीका ठीक नहीं है। बराबर करने का तरीका क्या ठीक है कि इक्वलिटी मीन्स कि आप डिसेबिलिटी को हटाओ और अपॉर्चुनिटी को अपग्रेड करो, अपॉर्चुनिटी को जनरेट करो, तब जाके इक्वालिटी आएगी। ठीक है, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 में यही बात की गई है कि इक्वलिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी से आएगी। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? स्टेट को एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, रिजर्वेशन देने पड़ेंगे, जिससे कि बैकवर्ड क्लास को इक्वल आने में के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उन्हें भी अवसर मिल जाए कि वो सभी लोगों के समान आ जाए। इसके लिए स्टेट को अपने नियम बनाने पड़ेंगे, उन्हें रिजर्वेशन लानी पड़ेगी। यही 16 सबसेक्शन 1 कहता है। 16 सबसेक्शन 1 का बहुत अच्छा केस भी है हमारे पास। पांडुरमन वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस है। आंध्र प्रदेश पब्लिक जो है सर्विस कमीशन का केस है। ये क्या थे? पांडुरामा जी एक एडवोकेट थे, वो मुंसिफ थे अंडर स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट में कोई वैकेंसी निकली, उन्होंने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया। उसमें जो है उन्होंने कहा दिया था कि भाई लोकल नॉलेज होनी चाहिए कोर्ट की। अब इन्होंने अप्लाई किया, बाद में इनकी जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वो रिजेक्ट कर दिया गया। ये पहुंच गए हाई कोर्ट के पास, भैया क्यों मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की? हम तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो तो हम रखते हैं। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट में मुंसिफ थे, आपको लोकल लॉज, लोकल रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए थी और उस पर जो फिट होता आपको उसको रख लेना चाहिए। आप ये गलत कह रहे हैं कि लोकल लॉ का नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसको नहीं रखेंगे।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था। ये केस हम यहाँ क्यों लाए? ये केस लाने का मतलब यहाँ पर ये समझाना था कि वो इसमें क्या क्या चीजें डालते हैं। जैसे सैलरी से लेकर के भी कोई चीजें आएंगी तो वो इसमें आ जाएगी, रिजर्वेशन से लेकर के कोई चीजें हैं, सैलरी रिजर्वेशन या फिर प्रमोशन से रिलेटेड या किसी को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बैकवर्ड क्लास के, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। यानी जो सेक्शन 15 में कवर नहीं हो पाया था वो सारा कुछ जो है आर्टिकल 16 में कवर हो जाएगा। आर्टिकल 15 में जो कवर नहीं हो पाए थे वो सारा कुछ आर्टिकल 16 में कवर हो जाएगा। अब आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 7 ग्राउंड की बात करता है। आर्टिकल 15 हम लोगों ने देखा था वो 5 ग्राउंड की बात करता था। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 7 ग्राउंड की बात करता है। वो 7 ग्राउंड कौन कौन से हैं आपका? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, डिसेंट है और रेसिडेंट है। रेसिडेंस और डिसेंट ये दो चीजें सेक्शन 15 में नहीं थी। इसमें कह दिया गया कि भैया आप ये 7 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। अब समझ में तो आ गया, हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था तो हमको समझ में आ गया आप इन 7 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि डिसेंट का मतलब क्या होता है। आपको बता दे, डिसेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई इंडिया में रहता है और वो बाहर चला गया, उसको बाहर की सिटीजनशिप भी मिल गई, परंतु अभी भी वह इंडिया के लिए डिसेंट कहलाएगा। या जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है, वह इंडिया में आया, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन वह बाहर जहां पर उसका प्लेस ऑफ बर्थ था, जहां से वह आया था, वहां के लिए वह डिसेंट कहलाएगा। और रेसिडेंस तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो 16 सबसेक्शन 2 में इसकी बात की गई। अब 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है क्या कि वे जो है रेसिडेंस स्पेस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें। आपने देखा 16 सबसेक्शन 2 में कह दिया कि भैया इन 7 ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। फिर 16 सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन आपके पास आ गया। सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन क्या आ गया कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह रेसिडेंस बेस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 16 सबसेक्शन 2 से अलग है, एक्सेप्शन है, मान लिया, ठीक है। अब किसी स्टेट के कुछ ऐसे भाग है जो अनडेवलप्ड है, ठीक है, और उसी स्टेट का कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने पर एक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिल सके तो भैया क्या गलत बात है। तो यही चीज जो है 16 सबसेक्शन में 3 में कहा गया था। मान लो ये आपका रूम है और इस रूम में आपने, जैसा कि मैंने बताया, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी कर दी थी, कुछ चीजें आपने ध्यान ही नहीं दी थी। तो अगर आप उन चीजों पे ध्यान दे लें जिनको आपने सही नहीं किया था और उनको भी सही कर दे तो पूरा रूम सुंदर हो जाएगा। सेम चीज स्टेट के बारे में कहा गया कि भैया जो अनडेवलप्ड है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो, डेवलप्ड के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सेम चीज 16 सबसेक्शन 3 कहता है। अब
16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? 16 सबसेक्शन 4 कहता है कि स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है कि जो बैकवर्ड के लिए है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए, उनको कुछ रिजर्व करे। अब ठीक है, हमने उनके लिए कुछ रिजर्व कर दिया। अब इसमें जो है, जो प्रपोर्शन है, जो पार्टिसिपेशन नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, या शेड्यूल ट्राइब हो गए, ऐसे लोग इसमें इंक्लूड हों। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि रिजर्वेशन किन किन लोगों को मिलेगा और कब मिलेगा। इसके लिए एक केस लॉ आया आपके पास, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस आया। उन्होंने कहा ठीक है, रिजर्वेशन तो सबको देना चाहिए, सही है, आपने जो जो कहा सब सही है कि भैया बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दो, उनको भी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी सबके समान होना चाहिए, सब सही है। लेकिन उनको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है? ऐसे पर्सन जो कि सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड हो, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जिनका स्टेट सर्विस में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे क्लास को हम बैकवर्ड मानेंगे और उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में ये चीज बोला गया। उसके बाद आए देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया ठीक है, हम ये तो मान लिए कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, बिल्कुल बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन कितना प्रोवाइड करना चाहिए। अभी इसके बीच में ही, अभी मैं सेक्शन पे ही चल रही हूँ, इसके बीच में ही आपको स्टोरी बताऊंगी और उस स्टोरी को फिर कोरिलेट करूंगी सारे सेक्शन से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई इन द बैकवर्ड रिजर्वेशन, कि बैकवर्ड रिजर्वेशन तो दे रहे हैं हम, ठीक है, हमने बैकवर्ड रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन वहां पर कैरी फॉरवर्ड रूल भी लाना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब कि जैसे इस साल हमने मान लो 17% बैकवर्ड जो है रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, अब 17% इस साल में नहीं भर पाए, तो जो बैकवर्ड क्लास के इस साल में नहीं भर पाए उनको हम अगले साल के लिए भी रिजर्वेशन दे दें। जो सीटें बैकवर्ड क्लास से भरी जानी चाहिए थी वो बैकवर्ड क्लास से ही भरी जानी चाहिए। अगर इस साल नहीं भर पाई है तो उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर दे अगले साल के लिए। तो ये चीजें लागू हो गया। अब देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हो गया कि क्योंकि जो है टोटल रिजर्वेशन 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 100 लोग अप्लाई किए हुए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 60 लोगों के लिए रिजर्वेशन रख सकते हो, 60% रिजर्वेशन रख सकते हो। सारे रिजर्वेशन वाले ही पहुंच जाएंगे तो फिर जनरल वालों की जरूरत ही क्या है भैया। 40% तो अदर्स का रखो, जनरल का रखो, वही चीज कहा गया। लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल की वजह से क्या हो रहा था कि वो कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा था और कहीं ना कहीं वो 60% से ज्यादा हो जा रहा था। जैसे कि देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1961 में 45 सीट पे 29 सीट जो है बैकवर्ड क्लास के लिए हो गई। अब ये टोटल का 64% हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कह दिया भैया ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, और वहां पर इन्होंने कैरी फॉरवर्ड रूल के लिए कहा कि भैया कैरी फॉरवर्ड रूल तब तक लगाओ जब तक 60% रहे, उससे ज्यादा पे हम कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं लगाएंगे, वो फिर इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर रोल आया आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उससे पहले
सबसे पहले बैकवर्ड का रिजर्वेशन की बात कहाँ से स्टार्ट हुई, अब हम इस स्टोरी पे चलते हैं। ये स्टोरी आपको समझ में आ गई ना तो पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। एक कालेकर कमीशन कमिटी थी। कालेकर कमीशन 1953 में स्टार्ट हुई। आप इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन भी कह सकते हैं। जो कालेकर कमिटी थी, कालेकर कमीशन थे, उन्होंने शुरुआत करी कि भैया बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलने चाहिए थे। और बैकवर्ड क्लास क्या है, उन्होंने कितने लोग बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ये सब जो है कालेकर कमीशन से शुरू हुआ 1953 से। उसके बाद में फिर 1979 में 1979 में प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। इन्होंने एक कमीशन सेटअप की जिसके चेयरपर्सन से बीपी मंडल, इसीलिए इस केस को मंडल कमेटी भी कहा जाता है, मंडल केस भी कहा जाता है। मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल जी को कहा कि भाई पता करो कि इंडिया में कितने जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, और ये कैसे पता करोगे आप जानोगे, कैसे इसका डाटा निकालोगे आप जानोगे, लेकिन पता करो। अगर रिजर्वेशन देना है तो ये पता करना तो जरूरी है कि कितने लोग हैं बैकवर्ड क्लास के। भैया बीपी मंडल जी ने कहा ठीक है, हम पता करके आपको बताते हैं। अब 1980 में उन्होंने पता करके बताया। एक साल बाद उन्होंने पता करके बताया कि 3743 कास्ट ऐसे हैं जिनको की रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ये जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो वहां पर मोरारजी देसाई जी ने कहा भैया इनको कितने % रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये भी तो बताओ। तो बीपी मंडल जी ने कहा कि भैया इनको 27% जो है वह रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, मंडल कमीशन ने अपनी बात रख दी। अब 1980 में इन्होंने बात रखी। 1990 में पीएम बन गए वीपी सिंह जी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई मंडल जो है केस। अब बीपी सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आ गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको कि मंडल केस भी आप कह सकते हैं। उसमें 9 जो है लोगों की बेंच बैठी, जिसमें से 6-3 के रेशियो में इसको पास किया गया रिजर्वेशन को, जिसमें कि 12 प्रिंसिपल भी निकाले गए इस रिजर्वेशन में। हालांकि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कुछ मुख्य बातें कही गई, वो ये कि 20% जो रिजर्वेशन है वह बिल्कुल सही है, 20% रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो रिजर्वेशन है वह 50% से ज़्यादा टोटल का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर 50% से ज़्यादा किया जा सकता है तो आप कर भी सकते हो विथ परमिशन। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में ये चीज़ें हो गई। फिर देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, उन्होंने ओवर रूल्ड कर दिया इंदिरा साहनी केस को। उन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल लगेगा। ठीक है, इन्होंने जो कहा था कि भैया रिजर्वेशन जो है 27% होना चाहिए, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को 50% तक ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर 60% से ज़्यादा हो गया तो वह इनवैलिड मान लिया जाएगा, और एससी और एसटी का 17% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सब्सिक्वेंट ईयर में। ठीक है, इन्होंने ओवर रूल कर दिया। अब पार्लियामेंट पावर में आ गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने ओवर रूल्ड कर दिया है, हम एक नया आर्टिकल ही डाल देंगे।
फिर उन्होंने डाल दिया आर्टिकल 16 सबसेक्शन ए। पार्लियामेंट आर्टिकल डाल के ये ले आई कि अब भैया प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल सकता है। उसको लाया कैसे? 77 अमेंडमेंट के द्वारा। 77 अमेंडमेंट के द्वारा लाया कि भैया प्रमोशन में भी अब जो है रिजर्वेशन हो सकता है। अब उसके बाद 77 अमेंडमेंट तो आ गया, कुछ दिन बाद भैया 85 अमेंडमेंट भी आ गया कि रिजर्वेशन इन द प्रमोशन कॉन्सिक्वेंटली इन सीनियरिटी। ये 85 अमेंडमेंट आ गया। ठीक है, अब इसका आपको हम केस लॉ के साथ में थोड़ा सा समझा भी देते हैं ये क्यों आया, सीनियरिटी वाली बात कहाँ से आएगी, यानी कि 85 अमेंडमेंट कहाँ से आया। इसका एक केस है यूओआई वर्सेस वीरपाल सिंह। इसमें क्या हुआ था कि एक बंदा था, एक जनरल कास्ट का बंदा था ए, वह 2006 में अपॉइंट हुआ, उसको 2006 में अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, एक बैकवर्ड क्लास का बंदा था बी, उसको 2007 में अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब 2008 में प्रमोशन आया तो जो बी था, जो बैकवर्ड क्लास का बंदा था, उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन देके 2008 में उसको प्रमोशन दे दिया गया। अब जो ए क्लास का बंदा था, जो सीनियर था उसका, क्योंकि वो 2006 में अपॉइंट हुआ था, अब जो है वह उसका जूनियर हो गया। क्यों? क्योंकि 2008 में बैकवर्ड क्लास के बंदे को प्रमोशन मिल गया था। तो इस केस में कहा कि भाई ये तो गलत बात है, जूनियर जो है वो सीनियर हो गया, सीनियर जूनियर हो गया। तो इस पे बात आई कि 2009 में जो ए बंदा था उसको भी प्रमोशन मिल गया। तो जब उसको भी प्रमोशन मिल गया, जब दोनों एक ग्रेड में आ गए, तो ये कह दिया गया कि भैया जो पहले सीनियर था वो आज भी सीनियर रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग इसका विरोध करने लगे। सेम चीज हुआ यूआई वर्सेस वीरपाल सिंह केस में कि भैया सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर, आप ऐसे कैसे बना सकते हो। तो वहां पर ये कैचअप रूल लाया गया। कैचअप रूल ये का मतलब ये हुआ कि जब आप एक लेवल पे आ जाओगे, बैकवर्ड क्लास का बंदा और जनरल क्लास का बंदा जब एक प्रमोशन में आ जाएगा, एक रूल में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, तो वहां पर जो सीनियर था वो सीनियर ही रहेगा, जो जूनियर था वो जूनियर ही रहेगा। इसी को कैचअप रूल बनाया गया। फिर इसी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी भी आया, 85 अमेंडमेंट। ठीक है, 77 अमेंडमेंट से प्रमोशन आया, 85 अमेंडमेंट से रिजर्वेशन इन प्रमोशन सीनियर कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इससे भी काम नहीं बना। एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया गया कि भैया रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट परमिसिबल अंडर आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4। जो 16 सबसेक्शन 4 में कह दिया गया कि जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दो, वे आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग परमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के इफिशियंसी में फर्क पड़ेगा। भाई कोई काम, मान लीजिए आप सीए हो, ठीक है, आप सीए वाला बंदा, क्वालिफिकेशन आपकी सीए है, वो काम आप कर रहे हो, और वही काम बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन देकर के बीकॉम वाले बंदे से कराया जाए, तो क्या सेम इफिशियंसी मेंटेन होगी?
हम वो भी छोड़ देते हैं, हम लॉ की फील्ड में आ जाते हैं। अगर वही काम रिसर्चर से कराया जाए, जो लॉ रिसर्चर है या जो LLM किए हुए हैं, उनको वही टॉपिक दिया जाए कि इसको डिस्क्रिमिनेट कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए, इसको क्लियर कीजिए, और वही चीज जो है जो LLB करके अभी अभी निकला हुआ है, हमने उसको प्रमोशन बेसिस पे सेम फील्ड पे पहुंचा दिया है, सेम जगह पे पहुंचा दिया है, तो क्या दोनों की इफिशियंसी सेम होगी? नहीं होगी ना। तो एस विनोद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यही कहा गया है कि भैया जो आपने 16 सबसेक्शन 4 में प्रमोशन में भी दे दिया रिजर्वेशन, वैसे तो रिजर्वेशन दिए ही थे, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 335 जो है के अनुसार सही नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है, इफिशियंसी मेंटेन नहीं कर पाएगा ये। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कैसे हो गया? गवर्नमेंट जो है वहां पर फिर 81st अमेंडमेंट ला दी 2000 में। उन्होंने कह दिया कि भैया 50% जो प्रमोशन है वो रिजर्वेशन में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने सीलिंग लिमिट ही हटा दी, जो कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलेगा, कह रहे हमने सीलिंग लिमिट हटा दी। कैरी फॉरवर्ड रूल ला दिया इन्होंने कि जो तुम कह रहे थे एफिशिएंसी मेंटेन नहीं होगी, लो हमने कैरी फॉरवर्ड रूल ला दिया। अब जो सीनियर है वो सीनियर रहेगा प्रमोशन के बाद में, अब कराओ सीनियर से लेकर के काम, ठीक है। उसके बाद में 16(4)B ला दिया 81st अमेंडमेंट पास करके। कहा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलती रहे, हम तो पार्लियामेंट में ऑर्डर पास कर लेंगे, हम भैया अपना रूल ला देंगे। इन्होंने एक और आर्टिकल घुसेड़ दिया 16(4)B, कह दिया कि बैकवर्ड क्लास की जो वैकेंसी थी, जो सीलिंग लिमिट थी उसकी 50%, वो उसको हमने हटा दिया। अब आप कैरी फॉरवर्ड रूल ला करके कितना भी बैकवर्ड रिजर्वेशन जो था कैरी फॉरवर्ड रूल ला के आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि 85th अमेंडमेंट आया 16(4)A में सीनियरिटी लेवल डाल दिया कि भैया रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी होगी। अब तो कुछ सही हो गया, लोगों ने कहा ठीक है भैया जो करो वही सही है। उसके बाद आपका आया आर्टिकल 16 सबसेक्शन 5। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 5 क्यों आया? हर जगह रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स 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 चल रही थी। उन्होंने कहा हमें रिजर्वेशन चाहिए, दूसरे ने कहा हमें रिजर्वेशन चाहिए, तीसरे ने कहा हमें रिजर्वेशन चाहिए। अब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने कहा भैया हम तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हमें भी तो रिजर्वेशन दो कि हम जो अपने मेन जो हमारे ऑफिस के रिक्वायरमेंट है वहां पर फिर हम अपने बंदे रखें। अब चर्च में अगर पुजारी चला जाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। या मंदिर में कोई वैकेंसी खाली है, अब वहां पर जो है मुस्लिम का कोई व्यक्ति अप्लाई करे और उसको रखा जाए तो क्या वह सही है? उन्होंने कह दिया भैया फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो हम अपने ही रिलीजन के लोगों को लेंगे, और ये 16 सबसेक्शन 1 और 16 सबसेक्शन 2 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। 16 सबसेक्शन 5 पास हो गया। अब यहां पर आया नागराज वर्सेस यूएआई का केस। उन्होंने कह दिया रिजर्वेशन सही है, प्रमोशन सही है, SC/ST रिजर्वेशन सही है, कैरी फॉरवर्ड सही है, प्रोविजो उन्होंने डाल दिया कि भैया सब सही है, लेकिन ऑटोमेटिक रिजर्वेशन नहीं होगा। स्टेट को लग रहा है कि यहाँ पर रिजर्वेशन प्रमोशन में देना चाहिए तो ही प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, और
पर जो भैया प्रमोशन में रिजर्वेशन देगा उसको कुछ चीजें हैं जो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है कि भैया आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए, आप इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दीजिए, आप हर जगह रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वह मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीकॉम वाले बंदे को बैठाल दिया है, जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो जो है एफिशिएंसी बराबर की मेंटेन कर ले। अगर उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो बराबर की एफिशिएंसी सीए वाले लेवल के बराबर का मेंटेन कर सकता है, तो ही आप प्रमोशन उसको दीजिए, वरना मत दीजिए। भले वो बैकवर्ड क्लास का है, भले आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हो, उतना ही रिजर्वेशन दो जहां तक इफिशियंसी मेंटेन कर सके। ठीक है, अब इसको रिजर्वेशन स्टेट देना है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन भैया देख भी तो लो रिजर्वेशन कैंडिडेट वहां है भी कि नहीं है जहां आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करने जा रहे हो। ये चेक करना बहुत जरूरी है। सोशली बैकवर्ड पीपल है कि नहीं है, सोशली बैकवर्ड क्लास वहां पर है कि नहीं है, फिर आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। फिर तीसरी चीज, क्या उनको प्रमोशन नीडेड है, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन नीडेड है? अगर नीडेड है तो फिर आप दीजिए, नहीं नीडेड है तो मत दीजिए। लेकिन अगर आप प्रमोशन रिजर्वेशन में दे रहे हैं, प्रमोशन में भी अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चीजों का मिसयूज हो रहा था। पिताजी डायरेक्टर हैं और बेटा जो है बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड रिजर्वेशन ले रहा है कि हम तो सोशली बैकवर्ड है, SC ST का रिजर्वेशन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज है। इसी मिसयूज को रोकने के लिए ये जो केस है नागराज वर्सेस GOI का, ये बहुत ही इफेक्टेड हुआ, और इसके बाद ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वह पावर में आई। उन्होंने स्टेट को ये ऑर्डर दिया कि भाई आप रूल बनाओ, रिजर्वेशन दो, लेकिन चीजों को ध्यान में रखते हुए दो। तो कहीं ना कहीं ये नागराज वर्सेस GOI का केस है ना, ये बहुत कुछ क्लियर किया है रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, अब आपको हमने ये सारा बता दिया, लेकिन एक क्लॉज और ऐड हुआ है 16 सबसेक्शन 6, ये जो अभी आया है 103 अमेंडमेंट में। 103 अमेंडमेंट में कहा गया कि भैया जो इकोनॉमिक वीकर लोग हैं, अब सबको तो रिजर्वेशन मिल गया, तो भैया जो इकोनॉमिक वीक लोग हैं, जनरल कैटेगरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक वीक हैं। ऐसा नहीं है कि हम पंडित जी हैं तो बहुत धनवान होंगे, या उनका बच्चा पढ़ ही रहा होगा, या उनका घर बना ही होगा, या वो बहुत अपग्रेड ही होंगे, या जो है ठाकुर जी हैं तो बहुत अपग्रेड होंगे, या अन्य जनरल कास्ट है तो वो बहुत अपग्रेड होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमिक वीकर लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन लोगों को भी अपग्रेड करने की जरूरत है कि सब इक्वल में आ जाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है ये। तो इन्होंने 103 अमेंडमेंट ला करके जो है 16 सबसेक्शन 6 क्लॉज बना करके इसको भी पावर में ला दिया। ठीक है, अब आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा दे, क्योंकि हमने इसको स्टोरी रूप में बताया है तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है कोई भी चीज तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हो, हम जरूर इसका रिप्लाई देंगे। अब चलिए फटाफट इसको रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1A आपका जनरल क्लॉज था। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 में कह दिया कि भैया ग्राउंड दे दिया कि भैया ये इतने ग्राउंड जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3 में जो रिजर्वेशन का ग्राउंड था वो पोस्ट से रिलेटेड वो कर दिया। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया। आर्टिकल 16 4A 77 अमेंडमेंट ला दिया। आर्टिकल 16 4B
इसमें 81st अमेंडमेंट और 85 अमेंडमेंट आ गया आपका। 16 सबसेक्शन 5 और 16 सबसेक्शन 6, 16 सबसेक्शन 6 में 103 का अमेंडमेंट आ गया। 16 सबसेक्शन 5 में आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का अमेंडमेंट आ गया कि भैया रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये आर्टिकल आपका 16 सबसेक्शन 5 और 16 सबसेक्शन 6 आपका इकोनॉमिक वीकर को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।